दोस्तों नमस्कार। भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो वर्ष भर चर्चा का केंद्र बनी रहती हैं। ये वो संस्था है जो पिछले वर्ष भी चर्चा का केंद्र बनी थी, इस वर्ष भी चर्चा का केंद्र है और आगामी वर्ष भी चर्चा का केंद्र बनी रहेगी। इन संस्थानों में एक संस्था है ईडी। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि ईडी ने इस जगह रेड मारा है, ईडी ने इस मंत्री को गिरफ्तार किया है। ये ईडी अक्सर पेपर में रहता है, डेली लगभग आपको ईडी के बारे में पेपर में कुछ ना कुछ न्यूज़ मिल जाएगा। तो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आखिर ईडी क्या है, ईडी किस तरह से एक्शन लेती है, ईडी किस किस कानून के उल्लंघन होता है तभी एक्शन लेती है, ईडी की कार्य प्रणाली क्या है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हाल में ही ईडी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट निर्णय दिया गया है, वो निर्णय क्या है। ईडी का मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में इसे कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। सबसे पहले मैं इंडिया के कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर के बारे में दिखा देता हूं कि इंडिया के कुछ लीडिंग न्यूज़पेपर में पिछले एक वीक में ईडी से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ प्रकाशित हुआ है। संजय राउत जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है, शिवसेना के एक प्रमुख नेता को ईडी ने गिरफ्तार किया है। सोनिया से पूछताछ पूरी, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्ती की तैयारी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने माननीय सोनिया गांधी जी से पूछताछ किया। नेशनल हेराल्ड केस में ही ईडी ने माननीय राहुल गांधी जी से गिरफ्तार को पूछताछ किया। आप समझ सकते हैं कि ईडी वो संस्था है जो विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता पे भी जांच कर सकती है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी ईडी पूछताछ कर रही है। भ्रष्टाचार में गिरफ्तार पार्थ की ममता मंत्रिमंडल से छुट्टी। ये पार्थ चटर्जी जी हैं, बंगाल के मंत्री हैं। भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया। इसी तरह से दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जी को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी चर्चा में था। 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुका है ईडी। ये भी रिसेंट न्यूज़ आया था और ऑलरेडी हमने न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया था। 1,04,702 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी जब्त कर चुका है। कुल मिला के मैं इतना आर्टिकल आपको इसलिए दिखाया क्योंकि ईडी लगातार आए दिन पेपर में बना रहता है, पेपर में चर्चा में बना रहता है और आज से ही ईडी चर्चा में नहीं है, काफ़ी पहले से चर्चा में है और आगामी कई वर्ष तक चर्चा में रहेगा। ईडी का गिरफ्तारी का अधिकार मनमाना नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एक निर्णय सुनाया जिसमें कहा है कि ईडी को गिरफ्तारी का अधिकार मनमाना नहीं है। इस बारे में भी ऑलरेडी हम लोग चर्चा पहले किए हैं और आज यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित क्या महत्वपूर्ण निर्णय है। इसी तरह से ये बीबीसी का एक कटिंग है जहां पे बीबीसी ने यह बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित 2 महत्वपूर्ण एक्ट है जो ईडी जांच करती है, जिसके उल्लंघन होता है तो ईडी एक्शन लेती है। मैं नीचे डिटेल से डिस्कस करूंगा। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर आप देखिएगा 2012-13 में 1722 मुकदमा दर्ज किया गया था और 2021-22 में 5313 मुकदमा दर्ज किया गया है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के उल्लंघन पे। यानी जितना मुकदमा आज 2012-13 में दर्ज होता है उसका लगभग 3 गुना मुकदमा अब दर्ज होना शुरू हो गया। इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन होने पे, विदेशी मुद्रा का उल्लंघन होने पे 2012-13 में महज 221 मुकदमा दर्ज हुआ था, आज उसका लगभग 5 गुना अधिक मुकदमा दर्ज हो रहा है। 1180 मुकदमा दर्ज कर रहा है, ये ईडी कर रही है। इसी तरह से कुछ डाटा हमारे पास ये भी है, ये सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वहां आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं मूल रूप से ईडी पे कि आखिर ईडी क्या है। ईडी मतलब होता है प्रवर्तन निदेशालय। ईडी ने 2014 से 14-15 से लेकर के 16-17 के बीच में 4913 मुकदमा दर्ज किया था
और 2019-20 और 21-22 में 14,143 मुकदमा दर्ज किया। इसका मतलब ये हुआ कि 2014 में जहां 2 वर्ष में ईडी जितना मुकदमा दर्ज करती थी उसका लगभग 3 गुना मुकदमा अभी ईडी दर्ज कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय या ईडी एक वित्तीय एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों की जांच और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करती है। वित्तीय एजेंसी उस एजेंसी को कहा जाता है जो वित्त को लेकर के एक्शन लेने का काम करती है, वित्तीय उल्लंघन को एक्शन लेने का काम करती है, वित्तीय उल्लंघन को देख रेख करने का काम करती है। तो वैसी संस्था को वित्तीय एजेंसी कहा जाएगा। क्या नॉर्मल क्राइम होगा तो क्या ईडी वहां पे जाकर के एक्शन लेगा? बिल्कुल नहीं। ईडी तभी एक्शन लेगा जब वहां पे वित्तीय अपराध हुआ है या वित्तीय एजेंसी है, वित्तीय अपराध को लेकर के रोकने का काम करती है और वित्तीय अपराध में भी विशेष रूप से विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन पे कार्रवाई करती है। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था। ईडी की स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था और ईडी की स्थापना संसद के द्वारा एक पारित एक्ट के द्वारा हुआ था और इस एक्ट का नाम है विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1947। अंग्रेजी में कहते हैं फेरा 1947, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के द्वारा ईडी की स्थापना किया गया। अब देखिए, ईडी की स्थापना चूंकि संसद के द्वारा पारित एक एक्ट के द्वारा किया गया है जो 1947 में पारित हुआ था और इसके द्वारा 1956 में ईडी की स्थापना किया गया है, तो इसलिए ईडी को आप एक लीगल बॉडी कहिए। ईडी एक सांविधिक संस्था है, ईडी एक लीगल बॉडी है, ईडी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ईडी एक वैधानिक निकाय है। ईडी बेसिकली, अब ये जो फेरा एक्ट है, फेरा एक्ट में 1973 में संशोधन हुआ था। जो 1947 में फेरा एक्ट बना था उसमें 1973 में 1973 में संशोधन किया गया था और इसी फेरा एक्ट को फेमा एक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया 1999 में। पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था। अब इस रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट आ गया। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, बाकी सब सही है, सब सेम है, लेकिन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट कर दिया है। तो पहले फेरा था, अब फेमा हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पहले था, अब इसको फेमा में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जो है, अब ये हो गया और इसे 1 जून 2000 को लागू किया गया था। ईडी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में है। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? नई दिल्ली में। क्षेत्रीय कार्यालय भी ईडी का एक नई दिल्ली में है और इसके साथ साथ चंडीगढ़ में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है और मुंबई में है। ईडी 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर चुका है। इसका आर्टिकल मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया था। अब सबसे महत्वपूर्ण, जहां भी ईडी आएगा सबसे महत्वपूर्ण 2 आर्टिकल है इसमें, तीसरा हाल में ही जुड़ा है। पहला आर्टिकल है फेमा एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, वो मैं नीचे डिस्कस करूंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ईडी इन दोनों एक्ट का उल्लंघन होता है तभी एक्शन लेती है। अगर ईडी कहीं छापा मार रही है, ईडी माननीय सोनिया गांधी जी से पूछताछ कर रही है, ईडी किसी व्यक्ति से पूछताछ कर रही है, ईडी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर रही है, इसका मतलब ये है कि या तो उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999 का उल्लंघन किया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का उल्लंघन किया है, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का उल्लंघन किया। इन्हीं दोनों एक्ट के उल्लंघन पे ईडी एक्शन लेने का काम करती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो इसका सिंपल मतलब है कि ईडी का कहीं छापा पड़ता है, ईडी कहीं जांच करती है, ईडी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो पक्का यह है कि ईडी के पास ये प्रूफ होगा या ईडी के पास इस बात की जानकारी होगी कि इन्होंने फेमा एक्ट 1999 या पीएमएलए एक्ट 2002 का उल्लंघन किया।
एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में आया था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी कौन होता है? जो पैसा लेकर भाग जाता है। नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब कौन है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी। तो जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी है उस पर भी ईडी एक्शन लेने का काम करती है। 2018 में ये एक्ट आया था, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसका उल्लंघन होता तो भी ईडी एक्शन लेती है। अगर विजय माल्या भारत छोड़ करके भाग गया है ब्रिटेन, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन किया होगा। तो इसलिए ये जो नया एक्ट आया है ये बेसिकली कुछ नहीं है, इसके अंतर्गत भी ये दोनों एक्ट जुड़ा हुआ है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में भी ये दोनों एक्ट संबद्ध हैं, फेमा एक्ट और पीएमएलए एक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और ये इंपॉर्टेंट है कि ईडी, फेमा एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के उल्लंघन होता है तभी ईडी एक्शन लेती है। अदरवाइज किसी का मर्डर हुआ, किसी का खून हुआ, कहीं पे कुछ घटना हो गया, ईडी कोई काम नहीं है वहां पे जाकर के एक्शन लेने का। अब हम लोग आते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि पिछले वर्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते वक्त प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, हिंदी में से कहा जाता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को ही हिंदी में कहते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये भले ही कहा है कि ईडी मनमाने तरीका से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में अगर कोई व्यक्ति आता है तो ईडी उस पर जांच कर सकती है, ईडी उसको गिरफ्तार कर सकती है, ईडी वहां पे संपत्ति कुर्क कर सकती है, संपत्ति जब्त कर सकती है। न्यायालय ने रेखांकित किया कि आरोपी की बेगुनाही के सिद्धांत को एक मानव अधिकार के रूप में माना जाता है, लेकिन इस अवधारणा को संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा बाधित किया जा सकता है। आप भले ही मानवाधिकार के दायरे में आते हैं, लेकिन अगर आप पे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है तो फिर ईडी वहां पे एक्शन लेगा। इस बात की वैधानिकता को, संवैधानिकता को ईडी ने, सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय ऐसे अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो। यह अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या जबरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराध का एक घटक है। आखिर मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? हमने इतना डिस्कस किया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? अक्सर सुनते होंगे कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक्शन लिया है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली यही है कि जो आपकी इनकम होती है उस इनकम के वैध स्रोत को आप डिफाइन नहीं कर पाते हैं, डिकोड नहीं कर पाते हैं। मतलब यह है कि आप एक मंत्री हैं, आपकी सैलरी कितनी है? मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए सैलरी है और आपके पास 10 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। आप ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये 10 करोड़ की संपत्ति आपको आया कहां से है। यानी आपके जो धन है उसका वैध स्रोत आपको पता नहीं है, या वैध स्रोत नहीं है, उसका एक लीगल सोर्स नहीं है। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा गया। ब्लैक मनी ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। ब्लैक मनी क्या होता है? वैसा मनी जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया, उसी मनी को ब्लैक मनी कहते हैं। यानी उसके जो कलेक्शन है वो जहां से आया है, वैध मनी जहां से आपने 10 करोड़ प्राप्त किया है, उसका एक वैधानिक सोर्स नहीं है, उसका एक लीगल सोर्स नहीं है। वो आपकी काली कमाई है, वो आपका काला धन है, वो आपकी ब्लैक मनी है। ये सब मनी लॉन्ड्रिंग में आ गया। और अक्सर इसमें मादक पदार्थ जो होता है, जो ड्रग्स वगैरह होता है, या डकैती वगैरह से जो पैसा कलेक्ट किया जाता है, जबरन वसूली करके जो पैसा कलेक्ट किया जाता है, ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। इन सब से जो पैसा कलेक्ट होता है, चाहे वो ड्रग्स बेचने से पैसा कलेक्ट हो, डकैती से पैसा कलेक्ट हो, जबरन वसूली से पैसा कलेक्ट हो, ये सब भी मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले क्या देखता था कि कुछ संस्था वहाँ की फीस मान लीजिए कि 5,000 रुपये फी है, तो वो क्या करती थी कि 5,000 रुपये आपसे ले लेती थी, लेकिन आपको रिसिप्ट 1,000 रुपये की ही देती थी। अब चूंकि ये रिसिप्ट 1,000 रुपये की आपको दे रही है और आपको कह रही है कि ठीक है 1,000 का हमने रिसिप्ट दिया, इसका मतलब ये है कि हमने 5,000 रुपये आपसे लिया है, इस बात का प्रूफ है। तो आपने उसे 5,000 दिया, लेकिन वो आपको रिसिप्ट 1,000 रुपये की दे रहा है। यानी सरकार के पास जो वो डाटा देगा कि 1,000 रुपये हम पर लड़का ले रहे हैं, और इसी के अनुसार सरकार को वो इंस्टीट्यूट टैक्स पे करेगा। तो ये जो रिमेनिंग 4,000 है, ये रिमेनिंग 4,000 ब्लैक अमाउंट हो जाएगा, ब्लैक मनी हो जाएगा, राइट। तो ये भी ब्लैक मनी का पार्ट है। यानी आपकी जो इनकम है उसका कोई भी वैधानिक सोर्स आप छिपाने का कोशिश करते हैं तो वो सब ब्लैक मनी का पार्ट हो जाता है, सब मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट हो जाता है। इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थान, बैंक, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी और वित्तीय माध्यस्थों पे लागू होता है। यानी जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसका जो प्रोविजन है वो सभी देश में जितना भी वित्तीय संस्थान है, जितने भी NBFC है, जितने भी बैंक है, जितने भी म्यूचुअल कंपनी है, जितने भी बीमा कंपनी है, सभी पे ये लागू होता है। मनी लॉन्ड्रिंग में न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। तो मिनिमम 3 साल की सजा आपको हो सकती है, मैक्सिमम 7 वर्ष की सजा हो सकती है, और साथ ही साथ आपको जुर्माना भी हो सकता है। यदि अपराध नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंतर्गत किया गया है तो जुर्माने के साथ 10 साल की सजा हो सकती है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग अगर आपका ड्रग्स से संबंधित है, ड्रग्स के लिए हमारे देश में एक अधिनियम है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, इस एक्ट का उल्लंघन कर रही है, यानी ड्रग्स के चक्कर में फंस कर कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो वैसी कंडीशन में उसकी सजा 10 वर्ष तक हो सकती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में 5 लाख रुपए तक के जुर्माने लगाने का प्रावधान था। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 है उसमें 5 लाख रुपए जुर्माने लगाने का प्रावधान था, लेकिन इसमें एक संशोधन किया गया था 2012 में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2012 में संशोधन किया गया और इसमें ऊपरी सीमा को हटा दिया गया। यानी 5 लाख रुपए जहां लगाने का प्रावधान था जुर्माना, मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता था आप पे, उस ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है अब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा। यानी अब आप पे अधिक से अधिक जुर्माना लग सकता है, कितना भी जुर्माना लग सकता है। आप पे 1 करोड़ का जुर्माना भी लग सकता है, 2 करोड़ का भी लग सकता है, 10 करोड़ का भी लग सकता है। ऊपरी सीमा अब फिक्स नहीं किया गया। इसमें गतिविधियों में शामिल किसी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुर्की या जब्ती का प्रावधान है। यानी ईडी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की अस्थायी कुर्की कर सकता है, उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है, उसकी संपत्ति को सीज कर सकता है। और इसी के तहत आपने देखा होगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 लाख करोड़ रुपए के संपत्ति को ईडी ने जब्त किया। तो ये तो हो गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने जो हाल में ही घटनाएं किया है, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो प्रावधान है ईडी से संबंधित। अब हम लोग आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन के प्रशासन के लिए कानूनी ढांचा विदेशी मुद्रा अधिनियम प्रबंधन अधिनियम 1999 लाया गया और ये लागू हुआ 1 जून 2000 से। इसके तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन देन को पूंजी या चालू खाता लेन देन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निवासी के द्वारा सभी लेन देन जिसके कारण उसकी संपत्ति या देनदारियां भारत से बाहर हो, वो इसके तहत रेगुलेट होता है। विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश, भारत से बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण आदि। मान लीजिए कि अगर आपके कोई रिलेटिव, आपके भाई बहन या कोई रिलेटिव अमेरिका में रहते हैं और वो अमेरिका गए हैं पढ़ने के लिए, आप उसको प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ पैसा भेजते हैं। तो ये जो पैसा आएगा, ये भेजने का जो प्रोसेस है, ये रेगुलेट करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। या वो आपको कोई संपत्ति भेजता है वहाँ से, तो ये
बेसिकली रेगुलेट होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ पे किस तरह से ईडी एक्शन लेते हैं। तो हवाला आपने सुना होगा कि यहाँ पे 10 करोड़ रुपया दे दो, विदेश में आपको जो उससे संबंधित रुपया है मिल जाएगा। तो हवाला कांड जो बेसिकली होता है वो एक कानूनी अपराध है और वो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 के द्वारा रेगुलेट होता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के द्वारा रेगुलेट होता है। बेसिकली विदेश से जितना हमारा लेन देन होता है पैसा का, विदेश में हमारे जो भी निवासी रहते हैं, जो भी हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं, उसके द्वारा जो भी पैसा का लेन देन होता है वो सभी रेगुलेट होता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 द्वारा। और यहाँ पे अगर किसी तरह की कोई गतिविधि हुई है या हवाला जैसी घटना हुई है या कोई इलीगल गतिविधि हुई है, फिर यहाँ पे ईडी एक्शन लेने का काम करेगी। तो इस तरह से दो इम्पॉर्टेंट एक्ट हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इन दोनों एक्ट के उल्लंघन में ईडी एक्शन लेने का काम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ईडी के बारे में जो मैंने चर्चा किया है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।